अवश्य करा दें। सिंचाई की यदि बात करें तो सिंचाई की मात्रा एवं संख्या मौसम पर निर्भर करती है। रही बात कीट एवं रोगों की, तो यदि आप बीज उपचार, रोग रोधी किस्मों, उचित दूरी, खरपतवार प्रबंधन इत्यादि पर अमल करते हैं तो कीट एवं रोगों की समस्या काफी कम आती है। अगेती किस्मों में हरी फलियां लगभग 40 से 45 दिनों बाद तुड़ाई योग्य तैयार हो जाती हैं। तुड़ाई के समय फलियां पूर्ण विकसित एवं कोमल होना आवश्यक है, जिससे पर्याप्त उपज प्राप्त हो सके। कृषि के साथ डेयरी व्यवसाय प्रदेश में एक उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि इन दुधारू पशुओं से अच्छी आय जो प्राप्त होती है, परंतु इस व्यवसाय में भी वक्त बेवक्त आने वाली बीमारियों से पशुपालकों को दो चार होना पड़ता है। इन बीमारियों में गल घोंटू, लंगड़ा बुखार, खुरपका एवं मुंहपका इत्यादि रोग मुख्य रूप से आते हैं। इन्हीं रोगों में वर्तमान में मौसम परिवर्तन के कारण खुरपका व मुंहपका का प्रकोप हो रहा है, जिसके कारण पशु का दुग्ध उत्पादन तो घटता ही है, साथ ही इलाज स्वरूप खर्च वहन करना पड़ता है। और यदि इस रोग का समय रहते प्रबंधन नहीं किया गया तो यह रोग एक पशु से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में एवं इसी प्रकार आगे भी सारे पशुओं में फैल जाता है। परिणाम स्वरूप पशुपालकों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, किस प्रकार से करें इस रोग का प्रबंधन? जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज लवानिया से। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इस मौसम में, यानी कि सर्दियों के मौसम में जो सबसे बड़ी कहना चाहिए गंदी बीमारी है खुरपका मुंहपका, जनरली एफएमडी के नाम से जानते हैं। ये बीमारी आजकल जो देखा गया है कि सर्दियों में तो होती आई है, दूसरे मौसमों में भी हो जाती है। और इस बीमारी से बचाव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक वायरस जनित बीमारी है। जो वायरस जो है हवा के साथ भी फैलेगा। अगर कॉमन एक स्पेस है पानी पीने का, तो वहाँ ऐसा जानवर पानी पी रहा है जिसको ऑलरेडी ये बीमारी है, तो वो लार छोड़ेगा अपनी, और वो लार पानी में जाएगी और दूसरे जो जानवर जो पानी पी रहे हैं स्वाभाविक तौर पे उन जानवरों को भी ये रोग लगने की संभावना होती है। होता क्या है, क्योंकि वायरस बीमारी है तो बीमारी एक बार जानवर को आ गई है, फिर इसका इलाज कर पाना थोड़ा सा कहना चाहिए टफ जॉब हो जाता है। तो अगर आप ये पहचाने कि आखिर ये हमारे पशु को ये रोग होता कैसे है और कैसे हम पहचाने कि हमारे जानवर को खुरपका मुंहपका रोग अपने पशुओं को हो गया है। इस रोग में जो जानवर का जीभ है या मुंह है या मसूड़े हैं, वहाँ पर छाले हो जाते हैं। और इसके अलावा ये छाले चलते हुए जो दोनों खुरों के बीच का स्पेस, जिसको बोलना चाहिए ये वाला जो स्पेस आ रहा है, यहाँ भी छाले पड़ जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, फिर ये छाले चलते चलते हुए जो गादी वाला पोर्शन है, अडर जो पोर्शन है, थन कहें, अडर कहें, गादी कहें, जैसी जिस भाषा में अपन बोलना चाहें, वो वहाँ भी इस एरिया में भी छाले हो जाते हैं। तो जब मुंह में छाले हो रहे हैं, लार बदस्तूर गिरती रहे। दूसरा क्या होगा कि जब पैरों में जो क्लेफ्ट वाला पोर्शन है उसके बीच का जो में छाले हो गए हैं, उसकी वजह से जानवर लंगड़ा के चलता है। अब जब ये रोग हो गया है, अब इसके रोग के कारण पशु क्या करेगा, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा। खाना पीना बंद किया है तो अगर दूध में पशु है तो दूध उत्पादन एक झटके से नीचे आ जाएगा। ऐसे जानवर को जिसमें ये रोग के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले अपने जानवर को उसका थान अलग कर दीजिए, उसका पानी पीने का अलग कर दीजिए, इवन उसका जो बांधने का स्थान है वो भी अलग कर दीजिए। इसके अलावा अपन को जो एक हमें लाल दवा कहते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि एक मग्गे में पानी लेके थोड़ी सी दवाई पानी के अंदर घोल दें। जो छाले हैं मुंह के या घाव पैरों में है, वहाँ अपन को रोजीना सुबह शाम दोपहर 3 टाइम उस लाल पानी से इसके सफाई करना है। अगर पाँव के बीच में छाले पड़ गए हैं तो मट्टी को थोड़ा साफ करिए और उसे लाल पानी के वाले पानी से धोइए। अब होता क्या है कि जो पैरों में जो छाले पड़े हैं उसमें छाले पड़ने से कीड़े पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अगर छाले भी हैं और कीड़े पड़ गए हैं तो फिनाइल एक दवा आती है, उस फिनाइल की दवा का लेप करना बहुत जरूरी है। फिनाइल के अंदर जो कॉटन का स्वैब जो होता है, रुई जो होती है, उसको डालें
और जहां जहां आपको दिख रहा है कि यहाँ कीड़े हो सकते हैं वहां वहां उस स्वैब को या कॉटन को जरूर लगाएं। ये आप अपने स्तर पे कर सकते हैं और फिर तुरंत अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सालय है वहां के पशु चिकित्सक से बात कीजिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये रोग आपके पशु में आ गया है तो इस रोग को ठीक करना इतना आसान जॉब नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब भी कोई दवाई इंजेक्शन लगाएंगे तो वो जो दूसरे जो इन्फेक्शन है उनको रोकने के लिए लगाएंगे, खुरपका मुंह पका को खत्म करने के लिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वायरल बीमारी है जिसका अपना 20 से लेके 21 दिन तक का समय होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पशुओं को ये रोग ही ना आए। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि उपचार या इलाज से बेहतर है बचाव। इसके लिए हमें क्या करें, अपन इस रोग का टीका लगवाएं। इस रोग का टीका नजदीकी पशु चिकित्सालय में 2 रुपए 2.5 रुपए में एक जानवर का टीका मिलता है। वो टीका अपने सारे पशुओं को अक्टूबर और नवंबर तक लगवा दें और हर साल ये रिपीट कराएं। टीके का भी फर्क पड़ता है कि टीके का जो असर है वो 6 महीने का है या 1 साल का है, ये जरूर देख लीजिएगा। अगर टीके का असर 6 महीने का है तो हर 6 महीने में ये टीका रिपीट होना है, दोबारा लगवाना है। और अगर इस टीके का जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है अगर 1 साल की है तो हर साल, और कहना चाहिए यही एकमात्र इस बीमारी से बचाव है जिससे ताकि आप अपने जानवर को सुरक्षित रख सकें। कार्यक्रम में अभी बाकी है और भी कई रोचक जानकारियां, मगर इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सतारा जिले की रामबाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिलने आए थी उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। फल उद्यानिकी के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी जिलों में कुछ किसान भाई अंगूर की खेती भी करते हैं, जिसमें कि इस समय छोटे छोटे फल बनने की प्रक्रिया चल रही है और कुछ अंगूर उत्पादक किसानों के फल बन भी चुके हैं। तो इस समय किसानों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, परंतु कहा जाता है कि किसान इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य जैसे कि शेष यूरिया की आधी मात्रा का प्रयोग, सिंचाई, रोग एवं कीटों से बचाव हेतु किए जाने वाले छिड़काव इत्यादि की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे एक तो फल लगने की प्रक्रिया बाधित होती है, वहीं फसल जल्द ही रोगों व कीटों की चपेट में आ जाती है और अंततः किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए मिलते हैं श्री गंगानगर जिले के एक किसान से, जिन्होंने भी अंगूर का उद्यान लगा रखा है। अपने गंगानगर में 12 बीघा में अंगूर लगा रखे हैं। पौधों की बढ़वार अच्छी चल रही है, इनकी देखभाल बहुत जरूरी होती है। सबसे खास बात तो ये है, इनमें खरपतवार नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी समय समय पे निराई गुड़ाई होनी चाहिए और इनकी टहनियों को तार पे चढ़ाना जरूरी होता है। ये ध्यान रखनी है कि ये फूल वाली टहनी जमीन पे ना लगे, फल का वजन टहनी नहीं सहन पाए, इसलिए रस्सी से बांध के ऊपर तार पे चढ़ा देना चाहिए। नीचे जमीन पे टहनी लगेगी तो फल भी खराब होएगा और टहनी में बीमारी लगने की भी आशंका रहती है। बीमारी रहते समय समय पर स्प्रे कर देते हैं। अतः किसान भाइयों, इस समय अंगूर के उद्यान में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाना है, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि देखिए, अभी अंगूर के जो भी बागान हैं वहाँ पे फूल आने के बाद फ्रूट्स की सेटिंग हो चुकी है। छोटे छोटे गुच्छे आपको अंगूर के दिखाई पड़ रहे होंगे। अंगूर में अक्सर आपको समस्या क्या दिखाई पड़ती है कि जो आपका गुच्छा होता है कभी कभी वो बेडोल सा दिखाई पड़ता है या काफी कॉम्पैक्ट या चिपके, उसके जो दाने होते हैं वो काफी चिपके हुए होते हैं। जबकि आप अंगूर खरीदने जाते हैं तो अगर दाने अलग अलग हैं, साफ सुथरे हैं और आसानी से वो अलग हो जाते हैं तो वो काफी अच्छे लगते हैं खाने में और उनका विकास भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको दूर करने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके गुच्छे हैं, पहली बात तो ये देख लें कि प्रति वृक्ष आपके जो गुच्छे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए
और दूसरे उनका विकास अच्छी तरह से हो। इसलिए जो गुच्छा है, गुच्छे का जो टिप है, जो आगे का पोर्शन है नीचे, उसको आप लगभग 1/4 या 1/4 से थोड़ा सा कम जो है कैंची से आप काट दें। इससे क्या होगा कि जो आपके गुच्छा है, गुच्छे का विकास बहुत बढ़िया होगा। दूसरे, इस पे एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का अगर आप स्प्रे करते हैं तो इनके दानों का विकास बहुत बढ़िया होता है, इनका आकार बढ़ता है, इनकी लंबाई बढ़ती है और साथ ही साथ इनकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो लगभग 50 ppm का जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे अगर आप इस पे कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। 50 ppm का मतलब होता है 50 मिलीग्राम जिब्रेलिक एसिड 1 लीटर पानी में। आपने खाद वगैरह जो है दिसंबर जनवरी में दे रखी होगी। किसान भाइयों, अंगूर के 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वृक्षों को प्रति वृक्ष 70 किलोग्राम देशी खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 0.4 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसमें से पोटाश और फास्फोरस तो आपने पूरी की पूरी मात्रा दे दी होगी। नत्रजन कहते हैं 3 भाग में आपको देनी है, तो नत्रजन की जो बची हुई मात्रा है उसको आप अप्लाई कर दें। अर्थात 500 ग्राम यूरिया का प्रयोग अप्रैल माह में फल बनने के समय देना चाहिए, जिसका कि अभी उपयुक्त समय चल रहा है। और आप ध्यान ये भी दें कि कभी कभी इसमें जो है फफूंद जनित रोग वगैरह की भी समस्या आती है, पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है। तो इसके लिए आप बेवेस्टिन या सल्फर वगैरह का स्प्रे अगर आप कर देते हैं तो इससे आप काफी दूर कर सकते हैं इनको। और इसके अलावा अगर कोई कीट आपको दिखाई पड़ रहा है, कीट में आपको ज्यादा एक हरे रंग की सुंडी आती है जो जिसको कि तितली बोलते हैं, तो ये अगर पौधों पे बहुत ज्यादा नहीं है तो इसको चिमटी से पकड़ पकड़ के मिट्टी के तेल में डाल के खत्म कर दें। या अगर छोटी ही है और बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है तो किसी भी आप कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का, जैसे मोनो है, क्लोरोपाइरीफास है, डाइमिथोएट है, इनका अगर आप स्प्रे कर देते हैं 1 से 1.5 ml या 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप इनका छिड़काव कर देते हैं तो ये कीट अपने आप जो है खत्म हो जाएगा। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई बातों का ध्यान अगर आप अपनी अंगूर की फसल में रखते हैं तो निश्चित ही आपको आने वाले माह में बहुत अच्छे अंगूर का उत्पादन प्राप्त होगा। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत किसान भाई कुक्कुट, बटेर, बतख पालन इत्यादि को अपनाए हुए हैं। और कुक्कुट पालन के अंतर्गत बटेर पालन की बात करें तो सीमांत किसान भाइयों के लिए इसका पालन करना सुविधाजनक होता है, क्योंकि इस पक्षी में रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। और यही कारण है कि हमारे जो किसान भाई इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं वे इनकी देखभाल तथा आवास एवं आहार व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और परंपरागत ढंग से कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें वह लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस व्यवसाय को वैज्ञानिक संस्तुतियों के आधार पर अपनाया जाए तो यह अन्य व्यवसायों से कम लाभकारी भी न होगा। अतः इसी लाभ को देखते हुए यदि आप भी बटेर पालन अपनाना चाह रहे हैं तो बटेर पालन हेतु आप किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CB सिंह। बटेर जो एक छोटी प्रजाति होती है मुर्गी समूह की जो है, और इसमें अगर हम मुर्गी पालन की तुलना में देखें तो इस व्यवसाय में हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। खासकर जैसे इसमें प्रजाति की दृष्टि से हम देखें तो 3 प्रजातियां बटेर की ये पाल रखी है इसमें या मेंटेन कर रखी है जर्मप्लाज्म के रूप में। और इसमें जैसे कैरी श्वेता है, कैरी विराट है, कैरी उज्जवल है। तो ये बेसिकली वैसे तो जापानी बटेर से ही विकसित की गई है और तीनों प्रजातियों को जर्मप्लाज्म के रूप में यह मेंटेन किया जा रहा है। इनके अंडे, बच्चे किसानों की मांग के अनुसार यहाँ से शैक्षणिक कुक्कुट फार्म से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें मुर्गी पालन की तुलना में सामान्यतः जो लाभ है कि एक तो हम अगर देखें तो सबसे प्रमुख और सबसे अच्छा लाभ इसमें, क्योंकि कभी कभी मुर्गी पालन बहुत सारी बीमारियों की वजह से एक घातक व्यवसाय या घाटे का व्यवसाय बन जाता है, लेकिन ये बटेर पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें किसी भी बीमारी के होने का कोई खतरा नहीं है, किसी बीमारी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है और कभी कोई वैसी समस्या इसमें आती नहीं। दूसरा, इसमें अंडा उत्पादन मुर्गी तुलना में काफी अधिक होता है। एक मुर्गी के खर्चे पे हम कम से कम 5-7 बटेर को पाल सकते हैं। जगह एक मुर्गी के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसमें 5-6 बटेर रखी जा सकती हैं। आहार, एक मुर्गी के आहार में
5-6 बटेर को हम जो आराम से रख सकते हैं उसमें जो है। दूसरा, अंडा उत्पादन बहुत जल्दी इसमें शुरू हो जाता है इसमें जो है। जैसे मुर्गी में अगर हम देखें तो 5 से 6 या 7 महीने पे अंडा मिलता है और इसमें 4 से 5 सप्ताह पे बटेर जो है वयस्क अवस्था में आ जाती है और 5 सप्ताह पे इसमें अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है। बटेर पालन सामान्यतः हम आवास व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखें तो दोनों प्रकार की आवास व्यवस्था अपना सकते हैं, जैसे डीप लिटर सिस्टम है, केज सिस्टम जो है। और सामान्यतः अगर हम केज सिस्टम में इसको अपनाते हैं तो ये किसान के लिए काफी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इसमें पक्षियों की जो मोटिलिटी होती है खासकर ब्रूडिंग के दौरान, उस समय जो है ब्रूडिंग के दौरान होने वाली मोटिलिटी की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर ये ब्रूडिंग हमें चीजों की डीप लिटर सिस्टम में करनी है तो उसमें किसान भाई या जो बटेर पालक हैं वो विशेषकर ये ध्यान रखें कि उसमें जो ब्रूडर के अंदर जब चीजों की ब्रूडिंग करनी हो तो उसमें सीधी ब्रूडिंग करने के बजाय ब्रूडर के अंदर हम कोरोगेटेड पेपर का इस्तेमाल करें। आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आहार बटेर में मुर्गी पालन की तरह ही हमें संतुलित आहार का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें संतुलित मात्रा में ही हमें आहार उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तभी उससे हमें जो है उचित ग्रोथ या उचित शारीरिक भार और अच्छा अंडा उत्पादन जो है वो हमें मिल पाएगा उसमें जो है। और आवास में सफाई का विशेष कर ध्यान रखा जाए और उसमें जो है अगर डीप लिटर सिस्टम है तो बिछावन की नियमित रूप से सफाई और हर 8वें 10वें दिन पर उसकी अलट पलट या नियमित रूप से पलटाई करते रहे। बिछावन जो हमेशा उसमें सूखा रखें उसमें जो है। इसमें अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो सभी चीजों को जोड़ करके उसमें चूजे की कॉस्ट, आहार की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सभी जो है लगा करके उसमें 4-5 रुपया प्रति बटेर जो है एक 4 सप्ताह के अंतराल पे किसान को जो है बच सकता है और 1000 बटेर की एक छोटी सी इकाई किसान आराम से जो चला सकता है, उसमें जो पाल सकता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अगर इस व्यवसाय को व्यावसायिक रूप में अगर अपनाया जाता है तो ये व्यवसाय काफी लाभकारी हो सकता है। अब वक्त हो चला है अन्नदाता हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के जवाब का। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से गांव जनाना जिला हनुमानगढ़ के किसान मुकेश कुमार ने संपर्क करके बताया कि आपके यहाँ इस समय मजदूरों की समस्या है और आप आलू की खुदाई हेतु आलू खुदाई मशीन पर जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश जी, आपकी जिज्ञासा हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक किसान भाइयों पोटैटो डिगर यंत्र की बनावट की बात है तो पोटैटो डिगर यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो एक साथ 2 पंक्तियों के आलू की खुदाई कर लेता है। इस यंत्र में 2 लोहे तवेदार फाल लगे होते हैं जो मिट्टी को काटता है। इसी के साथ इसके बीच में फाल लगा होता है जो मिट्टी के अंदर घुस जाता है। जो आलू अंदर होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है और ये आलू इस यंत्र में एक बेल्ट लगा होता है जिस पर खिसकता हुआ ऊपर चला आता है और यह बेल्ट लगातार हिलता रहता है। इसके हिलने से जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं वे टूटकर नीचे गिर जाते हैं और आलू साफ होकर अर्थात मिट्टी से अलग होकर खुदाई यंत्र के पीछे गिर जाता है। इस कारण आलू मिट्टी से अच्छी तरह से अलग होकर के बाहर आ जाता है। आलू की खुदाई के आधे घंटे के बाद श्रमिकों द्वारा आलू को इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि आलू अच्छी प्रकार से सूख जाए। आलू खुदाई के आधे घंटे के बाद आलू को खेत में ही छोड़ देते हैं। जिस प्रकार ये आलू सूख जाता है और सूख जाने के बाद श्रमिकों के द्वारा आलू को आसानी से इकट्ठा कर लिया जाता है, जबकि परंपरागत विधि में बहुत परेशानी होती है। इकट्ठा आलू को श्रमिकों द्वारा छायेदार स्थान पर ढेर लगाना पड़ता है। अगर आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो इस यंत्र को चलाने के लिए 35 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है और यह यंत्र 1 हेक्टेयर आलू क्षेत्र की खुदाई 3 घंटे में कर देता है तथा 1 हेक्टेयर आलू खुदाई हेतु 12 लीटर डीजल की खपत होती है। 1 हेक्टेयर की खुदाई में लगभग 40 मजदूर की बचत हो जाती है। इसमें यदि डीजल खर्च को हटा दे और एक चालक का खर्च हटा दे तो सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर 35 मजदूर की बचत हो जाती है।
क्योंकि आज के समय में प्रति मजदूर 125 रुपये मजदूरी देय होते हैं। अतः इस यंत्र से आलू की खुदाई करने पर लगभग 45 रुपये प्रति हेक्टेयर की बचत हो जाती है। इस यंत्र पर घिसावट खर्च बहुत ही कम आता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इस यंत्र से आलू की खुदाई करके कम समय, कम लागत, श्रम में अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ आगामी फसलों की बुआई का भी समय मिल जाता है। आइए जाने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर। जौ के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं के भाव इस प्रकार रहे। सरसों के भाव इस प्रकार रहे। कपास के भाव इस प्रकार रहे। ग्वार के भाव इस प्रकार रहे। चना के भाव इस प्रकार रहे। मूंग के भाव इस प्रकार रहे। आइए अब जानते हैं कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपके लिए क्या खास होगा। कम हेतु ग्वार की उन्नत किस्में एवं बुआई प्रबंधन। किसान भाइयों, आप अगर खेती एवं खेती से जुड़े सहायक कृषि विषयों पर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इस टोल फ्री नंबर 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 6 से 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यह फोन नंबर आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप पत्र व्यवहार करना चाहते हैं तो इस पते पर पत्र भेजें। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें इस आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं annadataraajasthan@etv.co.in। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम के साथ मुझे इजाजत दें। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 29 सालों से नंबर 1। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। वेक्टस ग्रुप के कंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। कंगा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अनस्नो प्योर हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। प्रदेश में जमा होली का रंग, आधी रात के बाद होगा होलिका दहन। आलवा, गहलोत, दीपेंद्र सिंह और वसुंधरा ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। कहा, होलिका दहन के साथ जलाएं समाज की बुराई। हर जगह छाई होली की मस्ती, देसी विदेशी पर्यटक भी झूमे चंग की थाप पर। प्रशासन ने हुड़दंगियों और मिलावटखोरों पर कसी नकेल। होली के मौके पर सीएम की जनजाति और मरु क्षेत्र को सौगात। 569 गांव ढाणियां जुड़ेंगी डामर सड़क से। सिंचाई शुल्क वसूली स्थगित रखने को मंजूरी।
वसुंधरा राजे ने टटोली जयपुर जिले की नब्ज मंडल अध्यक्षों से की 1-to-1 चर्चा। स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारियों पर बनी रणनीति। और केकड़ी में विवादित स्थान पर 4 दीवारी बनाने का मामला गरमाया। आज बंद रहेगा कस्बा। दोनों पक्षों से वार्ता के बाद भी नहीं बनी बात। नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। रंगों के पर्व होली के मौके पर राज्यपाल मार्गरेट टालवा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मार्गरेट टालवा ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि होली हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता का त्योहार है। रंगों का यह त्योहार समाज में आपसी सद्भाव और एकता को बढ़ाता है। साथ ही राज्यपाल आल्वा ने कहा कि होली पर्व पर हम अपने अहम और ईर्ष्या भाव को त्याग कर संबंधों में खुशी का रंग भरें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होली के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में कहा है कि होली का त्योहार उमंग और आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार हमें एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटने का अवसर देता है और रंगों के इस आनंदोत्सव पर पानी का अपव्यय रोकने और गुलाल से होली खेलने की परंपरा को अपनाने पर ही उन्होंने जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे होली पर शांति, सद्भाव और गंगा जमुनी संस्कृति की परंपरा बनाए रखें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि ये राग रंग का पर्व बसंत का संदेश वाहक है। ये पर्व समाज में भाईचारा, सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि होली का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। रंगों के त्योहार के मौके पर देसी लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की मस्ती ने जोधपुर में इस बार की होली को यादगार बना दिया है। खास बात ये रही कि ये खास होली पानी या रंगों की बजाय सिर्फ गुलाल और गुलाब के फूलों से खेली गई। शहर के घंटाघर क्षेत्र में हिंदू सेवा मंडल की छत पर शाम को हुए इस खास आयोजन में विदेशी मेहमानों ने जी खोलकर होली खेलने के अलावा चंग की थाप पर ढोल थाली की तान का आनंद लिया। अजमेर नगर निगम की ओर से सोमवार को होली के मौके पर स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। फाल्गुनी रंग में डूबे इस समारोह में नगर निगम परिवार ने जमकर मस्ती की। महापौर से लेकर प्रतिपक्ष और अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ने एक दूसरे के साथ होली के रंग में सभी लोग रंगे हुए से नजर आए। इस मौके पर सभी ने हास्य व्यंग्य के तीर छोड़े। राजस्थान युवा मंच की ओर से अहमदाबाद में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। दर्शकों ने होली के गीतों का आनंद लेते हुए गुजरात में राजस्थान जैसा माहौल बना दिया। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मेहमानों ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। गुजरात के कानून राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में रहने वाले राजस्थानी दूध में शक्कर की तरह घुल गए हैं। इस मौके पर मौजूद अन्य मेहमानों ने कहा कि राजस्थानी जहां बसते हैं वहां अच्छा माहौल पैदा करते हैं। दौसा में होली की मस्ती कई रंगों से तो कोई काव्य की फुहारों में मजा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। होली को लेकर ऐसा ही आयोजन दौसा के गांधी चौक में किया गया, जहां कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में होली की फुहारों से श्रोताओं को रंग दिया। आयोजन में राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आए कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अब हमको खुद ही लगना है, करीब कायर कुर्सी वालों को चुल्लू भर पानी तैयार रखो। इन कायर कुर्सी वालों को चुल्लू भर पानी तैयार रखो। जब बंबई का ताज जला, ये दिल्ली में ताप रहे, जयपुर में विस्फोट हुए, ये मंत्र हिंसा जाप रहे, बंगलौर धमाके खेल रहा,
पर इनको शर्म नहीं आई। सूरत में हम जा गए पर इनकी सुबह नहीं आई। जब दिल्ली का दिल दहला ये कोरी करवट बदल रहे, चहु ओर चिताएं जलती थी, हर पल मरघट बदल रहे, पर मनमोहन की कायरता चौखट टांग नहीं पाई। पर मनमोहन की कायरता चौखट टांग नहीं पाई और शीश काटने वालों के सिर हक से मांग नहीं पाई।